Hello students, welcome to again my YouTube channel Babita Singh Chemistry Classes. This class is for 9th class of biology subject, chapter number 2. In last lecture we have discussed about osmosis. ठीक है, osmosis हमने डिस्कस कर लिया था. उससे पहले हमने डिफ्यूजन पढ़ा था और उसके बाद हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस. तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन फिर से लिखी हुई है. अगर ये रह गई थी तो आप लिख सकते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो जाना वाटर पार्टिकल्स का थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज द ऑस्मोसिस. ठीक है, फिर मैंने आपको आरओ के बारे में भी कुछ बताया था कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है. ठीक है, वो वाटर को स्टरलाइज करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब प्योरीफाई करने के लिए, क्योंकि जो टैप वाटर आता है घरों में उसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो वो जो एक्वागार्ड होता है हमारे घरों में, जो वाटर प्योरीफायर होता है, उसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं. एक साइड टैप वाटर होता है और एक साइड का कंपार्टमेंट कैसा होता है, खाली होता है. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो जब हम दूसरी साइड पे, जिस साइड टैप वाटर है उस साइड पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, इतना प्रेशर अप्लाई किया जाता है जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ आने लग जाते हैं. तो रिवर्स हो गया ऑस्मोसिस का, तो उसको क्या बोलते हैं, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं. और वो एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल ही हो गया प्रेशर, बाहर से लगाया गया, वो एक्सटर्नल प्रेशर जो उस दूसरी साइड पे लगाया जाता है, दैट प्रेशर इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर. और इसकी जो हाईली डिटेल है वो हम पढ़ेंगे +2 क्लास के सेकंड चैप्टर के अंदर केमिस्ट्री में. ठीक है, अब तो आपके लिए इतना ही समझना जरूरी था कि कोई भी जो सेल है वो डिफ्यूजन भी करती है, ऑस्मोसिस भी करती है. फिर हमारी बात यहाँ पे आके रुकी थी, जो सेल की कंसंट्रेशन होती है ना वो कितनी होती है, 0.9% होती है सेल की कंसंट्रेशन. मतलब कि सेल के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसमें कुछ वाटर भी प्रेजेंट है. ठीक है, और सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है, तो वो कितना होना चाहिए, सिर्फ 0.9% होना चाहिए. तो अब इस कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करते हुए सॉल्यूशंस पढ़ेंगे हम, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं. ठीक है, ऑस्मोटिक, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं. अब मैंने आपको बोल दिया कि कोई भी सेल जो है, ह्यूमन बॉडी सेल जो है, कोई भी नॉर्मल सेल है, एनिमल सेल जो, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.9% है. ठीक है, अब इसको हमें बारी बारी रखना है किसके अंदर, एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और फिर रखना है एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जिसकी कंसंट्रेशन कैसी है, कम है. तो 1 बाय 1 हम सॉल्यूशंस को पढ़ते हैं. तो लेट अस स्टार्ट. तो जो पहला सॉल्यूशन है वो हमारे पास कौन सा आता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन इक्वल होती है, मतलब सेल की जो कंसंट्रेशन है और इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसी होगी, इक्वल होगी. तो ये लिख सकते हो आप, द सॉल्यूशन विच हैज इक्वल कंसंट्रेशन. ठीक है, इक्वल कंसंट्रेशन एज सेल. ओके, तो अब मान लिया जाए कि कोई भी यहाँ पे आपने क्या लिया है, सॉल्यूशन लिया है, किसका, NaCl सॉल्यूशन ले लिया आपने. कौन सा सॉल्यूशन ले लिया, NaCl सॉल्यूशन ले लिया, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 0.9%. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर है तो उसके अंदर सिर्फ कितना, 0.9. ठीक है, 0.9 ग्राम क्या प्रेजेंट है, NaCl प्रेजेंट है, तो मतलब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो गया ये. ठीक है, तो 0.9% सॉल्यूशन का ये मीनिंग होगा. तो इसके अंदर अगर मैंने कोई भी एनिमल सेल डाल दी यहाँ पे, तो उस एनिमल सेल का जो शेप और जो साइज है वो सेम ही रहेगा, इट विल नेवर चेंज. ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, द सॉल्यूशंस एज इक्वल कंसंट्रेशन एज सेल. जो सेल की कंसंट्रेशन होती है उसके इक्वल अगर कंसंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन की, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो आप. एग्जाम्पल 0.9% NaCl सॉल्यूशन. ठीक है, NaCl सॉल्यूशन. तो 0.9% NaCl सॉल्यूशन क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है. दूसरा फिर आता है हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हम दूसरा और बोल सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन. डाइल्यूट सॉल्यूशन, आपने डाइल्यूट जो वर्ड है वो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, और जो सोल्यूट है, सोल्यूट का जो अमाउंट है वो ना के बराबर प्रेजेंट हो, लेकिन वाटर उसके अंदर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है. ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो डाइल्यूट सॉल्यूशंस विच हैव, ऐसा सॉल्यूशन विच हैव लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, जिसके अंदर वाटर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट होता है, वो क्या कहलाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है. अब मान लिया जाए कि यहाँ पर क्या है, एक आपने पानी लिया है यहाँ पर. ठीक है, और जिसके अंदर तुमने क्या डाल दी, एक सेल डाल दी. ठीक है, एनिमल सेल डाल दी. अब क्या होगा कि जो बाहर है, बाहर की इस सेल की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.9% है.
0.9% कंसंट्रेशन है। लेकिन यहाँ पर तुमने क्या लिया है, ये जो बाहर सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन तो और भी कम है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल है वो इस सेल के अंदर क्या करने लग जाएंगे, एंटर करने लग जाएंगे, क्योंकि बाहर की जो कंसंट्रेशन है वो कैसी है, बहुत इससे भी कम है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इसके अंदर एंटर करने लग जाएंगे, अंदर एंटर करेंगे तो सेल कैसी हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, स्वेलअप हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस, ठीक है। ये क्या कहलाता है, एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस का मतलब क्या होता है कि अंदर की तरफ पानी चले जाना, अंदर की तरफ, क्योंकि ओस्मोसिस क्या है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ अंदर मूवमेंट हो जाना। जो बाहर जो मैंने ऐसे NaCl थोड़ा सा ले रखा है, मतलब कि NaCl की और वाटर की जो कंसंट्रेशन है बाहर वो बहुत ही कम है, अंदर कितनी, सेल की कितनी है, 0.9%। इससे भी कम कंसंट्रेशन कहाँ पर है, बाहर है। तो मैंने आपको बताया था लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, तो वो क्या होता है, ओस्मोसिस होता है। और अंदर की तरफ मूवमेंट हो रही है तो इसलिए इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, एंडो। एंडो मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ। तो सेल के अंदर क्या हो जाएगा, पानी घुसना स्टार्ट हो जाता है, और जब पानी उसके अंदर चला जाएगा तो वो स्वेलअप कर जाएगी, स्वेलअप कर जाएगी, तो इसका मतलब उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, एंडोस्मोसिस बोला जाता है, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, जिसकी कंसंट्रेशन कैसी होती है, बहुत ही कम होती है, ओके, क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड जो होगा वो कौन सा होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद आता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, ठीक है। यहाँ पर डाइल्यूट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये इसके बिल्कुल अपोजिट होगा ऊपर वाले के, जिसकी कंसंट्रेशन कैसी होगी, मोर अमाउंट। इसमें तो क्या था कि लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर होगा, वहाँ पर क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ वाटर, लेस अमाउंट ऑफ वाटर, लेस अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। पानी कैसा होगा, उसके अंदर बहुत ही कम होगा। पानी बहुत कम है तो इसका मतलब बाहर की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होगी। मान लिया जाए मैंने यहाँ पर क्या ले लिया आपके पास, ये सॉल्यूशन लिया है और ये NaCl सॉल्यूशन है, ठीक है। NaCl सॉल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन है 5%। कितनी कंसंट्रेशन है इसकी, 5%। ये जो सॉल्यूशन यहाँ पर लिया गया है, नमक का जो पानी लिया गया है, इसकी कंसंट्रेशन है 5%। अब अगर इसके अंदर मैं सेल डाल दूँ, एनिमल सेल डाल दूँ, तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, अंदर कितनी कंसंट्रेशन है, 0.9 कंसंट्रेशन है, 0.9% है, और बाहर के सॉल्यूशन की कितनी कंसंट्रेशन है, 5%। तो अब की बार क्या होगा, लोअर से हायर जाना, फिर से वही है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। तो अब की बार क्या होगा कि सेल से पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। सेल से बाहर का पानी कहाँ पे आ जाएगा, बाहर की साइड आ जाएगा, और सेल कैसी कर जाएगी, क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाती है। तो सेल जब श्रिंक हो जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोस्मोसिस। क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, ये प्रोसेस यहाँ पर कौन सा होगा, एक्सोस्मोसिस, ठीक है। एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, ओके। तो एक्सोस्मोसिस मतलब कि सेल से पानी बाहर आ जाना, एक्सोस्मोसिस कहलाता है। ऊपर वाला कौन सा कहलाता है, जो हाइपोटोनिक था वो एंडोस्मोसिस था, और ये क्या था, एक्सोस्मोसिस होता है। एंडोस्मोसिस कौन सा होता है, जिसमें पानी अंदर की तरफ एंटर कर जाता है, और एक्सोस्मोसिस कौन सा होता है, जिसमें पानी जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। पानी बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, उसमें जो सेल है वो क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाती है, और पानी अगर अंदर चला जाएगा तो सेल कैसी हो जाएगी, स्वेलअप हो जाती है। तो बेटा इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि जब जैसे ग्लूकोज सॉल्यूशन मान लीजिए कि जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, ग्लूकोज देते हैं बॉडी के अंदर, तो उस ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो मेजरेबल होती है, और वो कितनी होनी चाहिए, 0.9% ही होनी चाहिए। उससे ज़्यादा और कम होगी तो वो सेल जो है, अगर ज़्यादा हो जाएगी कंसंट्रेशन, बाहर वाला ग्लूकोज सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसी होगी, अगर ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, वो जो सेल है वो क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी, ठीक है, श्रिंक हो जाएगा, स्वेलअप या श्रिंक जो भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो ग्लूकोज की सॉल्यूशन है, जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो इक्वल हो किसके, सेल कंसंट्रेशन के, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया कि आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब पढ़ेंगे क्या पढ़ा था कि जो 3 चीज़ें होती हैं, 4 टाइप के वो होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन 4 टाइप की प्रोसेस करती है। कौन कौन से पढ़े हमने, डिफ्यूजन पढ़ लिया, ऑस्मोसिस पढ़ लिया, अब आता है एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस, इसकी बेटा डिटेल डेफिनेशन आपके पास ना, डिटेल जो है स्टडीज़ की आप 11th और +2 क्लास के अंदर करोगे। यहाँ पे सिर्फ आपको ये देखना है कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है, कि अगर कोई भी सेल, कोई सेल है, अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करती है, सिर्फ मैक्रोमोलिक्यूल्स को गेन करती है। मैक्रोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे, अगर इनको ले लेती है, वो इनटेक कर लेती है, तो वो क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। हम पढ़ क्या रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ही पढ़ रहे थे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या क्या काम कर रही थी, तो कौन कौन से काम किए थे उसने डिफ्यूजन भी किया था, उसने ऑस्मोसिस भी किया था। अब थर्ड है कौन सा, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि जो सेल है,
सेल के अंदर की जितनी भी जो भी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे वो सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या काम कर रही है कि बाहर से क्या आ रहे हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, क्या आ रहे हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। और मैक्रोमोलिक्यूल्स में कौन हो सकता है बेटा, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, फैट्स हैं, ठीक है, इनको ये क्या कर लेती है, इनटेक कर लेती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे आप, इनटेक ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, इनटेक ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, इनटेक ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इन द सेल बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इज कॉल्ड या आप लिख सकते हो एंडोसाइटोसिस हो जाएगा। एक मैंने आपको बताया था फैगोसाइटोसिस, ठीक है, फैगोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस होता है और दूसरा कौन सा होता है, फैगोसाइटोसिस होता है। तो फैगोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है कि अगर पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स बॉडी उसके अंदर चली जाती है, सेल के अंदर चली जाती है, अगर जो सेल है, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर वो अलाउ कर दे, किसको अलाउ कर दे, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसको पूरा का पूरा इनगल्फ कर जाए, तो वो क्या कहलाता है, फैगोसाइटोसिस कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिख दोगे आप, इनटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स या फिर इनगल्फ मतलब पूरा का पूरा इनगल्फ कर जाना, इनगल्फ ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो मैं एग्जांपल बता देती हूँ फैगोसाइटोसिस का, कि इसमें जो हम मानते हैं कि जो WBCs होती हैं, ठीक है, WBC जो होती हैं, WBC वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है ब्लड में, ब्लड का पार्ट है, ब्लड के 4 पार्ट होते हैं, RBCs, WBCs, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, ओके। तो ये जो WBC होती है ना, WBC क्या काम करती है कि जो बाहर से जो बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं, जो जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं, उनसे लड़ने की शक्ति इसी के अंदर होती है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर जाती है, इनगल्फ कर जाती है, खा जाती है उनको, ठीक है, किसको, जो भी पार्टिकल्स आ रहे हैं बाहर से, बैक्टीरिया आ रहे हैं, वायरस आ रहे हैं, कोई भी चीज़ जो आ रही है, ठीक है, उसको क्या कर जाता है, ये जो WBCs होती हैं वो इंगल्फ कर जाती हैं सॉलिड पार्टिकल्स को। अमीबा इसका एग्जांपल आ जाएगा, यूनिसेलुलर है, बेचारे एक ही सेल है वो, तो वो क्या काम करती है, जो भी उसको खाने का मटेरियल दिखेगा उसके ऊपर वो जाएगी और उसको क्या कर लेती है, इंगल्फ कर लेती है, ओके। तो फैगोसाइटोसिस किसके अंदर शो होता है, WBCs के अंदर शो होता है और अमीबा के अंदर शो होता है। अमीबा आप जानते हैं, लोअर क्लास में आया था ये। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर मतलब जिसके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ तक ये फिनिश हुआ। क्या फिनिश हुआ आपके पास, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करती है, ये हम कंपोनेंट में पढ़ रहे थे, किसी भी सेल के 3 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अब जो है ये लेक्चर नंबर 3 हो जाएगा। अब पढ़ेंगे हम क्या, न्यूक्लियस था फिर, ठीक है, न्यूक्लियस इसके बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी आपको दे दी थी। न्यूक्लियस क्या होता है, इट इज़ द सेंट्रल पार्ट, ठीक है, या फिर कंट्रोल बोल सकते हो आप इसको, कंट्रोल पार्ट ऑफ द सेल, इसको तुम क्या बोल सकते हो, कंट्रोल, पूरी की पूरी कंट्रोल होता है, कंट्रोल पार्ट है किसका, किसी भी सेल का, ठीक है। तो इसके कितने कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहले आता है कंपोनेंट, लिख सकते हो आप इसके, या फिर कंपोनेंट से लिखो, कंपोनेंट्स, सेल के इसके न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया था, बता दिया था, डिस्कशन हो गया था हमारा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, इट इज़ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। और इसी की वजह से ये प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, इसी की वजह से जो ऑर्गेनिजम्स है वो 2 टाइप के होते हैं, जो सेल होती है वो 2 टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक और दूसरा कौन सा होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जिसके अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और यूकैरियोटिक कौन से होते हैं, जिसके अंदर ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंड करती है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आपको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट होता है प्रोकैरियोटिक, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, या यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, ठीक है, ये लिख सकते हो आप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है, एब्सेंट होती है, और यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है, क्लियर, मतलब हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। उसके बाद आ जाता है इसके अंदर न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा एक पार्ट होता है स्फेरिकल फॉर्म के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोलस बोला जाता है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है,
ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल। क्या लिखोगे इसके अंदर, जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, ठीक है। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब कि वही चीज़ बताई थी मैंने आपको, न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं और उन जीन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत डिटेल जो है इसकी वो आपकी हायर क्लास के अंदर आएगी, यहाँ पर नहीं है। थर्ड जो है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ये क्या है, लिक्विड लाइक, ठीक है, ये लिक्विड लाइक मटेरियल है, लिक्विड लाइक मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, विच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस इस जेनेटिक मटेरियल का भी, सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। लिक्विड लाइक मटेरियल होता है जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या हो जाएंगे न्यूक्लियस के, मैंने आपको तभी बताया था, इसको कंट्रोल सेंटर बोला जाता है, कंट्रोल पार्ट है ये, कंट्रोल सेंटर है किसका, पूरा का पूरा सेल का, क्योंकि सेल को नरिशमेंट किससे मिलती है, न्यूक्लियस से ही मिलती है। तो इसके कैरेक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे, प्रैक्टिस में क्या करोगे, प्रैक्टिस में फर्स्ट आ जाएगा कि क्या है ये, कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, ठीक है। सेकंड क्या होगा, इसके पास क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल भी होता है, इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जिसकी वजह से हमारे कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं, ठीक है। जेनेटिक हेरिडिटी जो होती है वो इसी न्यूक्लियस की वजह से होती है, क्योंकि डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है, डीएनए, ओके। इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, इट हैज़ हेरिडिटरी प्रोडक्ट्स, ओके, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, नोटबुक में भी अच्छे से दे रखे हैं, तो इसमें समझाने का कुछ है नहीं, तो आप इसको पढ़ोगे सिंपली आपको समझ आ जाएगा। मेन आपको पता होना चाहिए था कि न्यूक्लियस होता क्या है, ओके। लास्ट बचता है हमारे पास अब क्या, जो थर्ड मेन पार्ट था किसी भी सेल का, दैट इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म डिस्कशन हुई थी अपनी थोड़ी सी, ये थर्ड पार्ट था साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज जेली लाइक मटीरियल, ठीक है, लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन थोड़ा सा गाढ़ा होता है क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ना। इट कंटेन्स 90% वाटर प्रेजेंट होगा, 90% से भी ज़्यादा थोड़ा सा पानी प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, प्रोटीन प्रेजेंट होती है, लिपिड्स प्रेजेंट होती है, तो सबका कंटेंट प्रेजेंट होता है इसके अंदर। और इस साइटोप्लाज्म की वजह से ही जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो अपना काम अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या है, ये लिक्विड लाइक मटेरियल है जिसमें वाटर का कंटेंट कैसा होता है, ज़्यादा होता है, और जिसमें सेल ऑर्गेनल्स जो हैं, सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, वो सारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं तक ही था, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, किसके बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, वो होते क्या हैं और उनकी थोड़ी सी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है और उनका मेन काम क्या होता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो लेक्चर को कंटिन्यू रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो आपको ताकि तुरंत मिल जाए, ठीक है, और चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू।